ज़िंदगी में कभी ये भी आज़माना चाहिए, ज़िंदगी में कभी ये भी आज़माना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम राना सिद्दीकी ज़मा। मैं हिंदुस्तान में, दिल्ली में आर्ट्स, फिल्म और कल्चर की क्रिटिक हूँ। राइटर मानती हूँ अपने आप को। क्रिटिक होने के लिए आपको लेजेंड होना पड़ता है। आज मुझसे गुजारिश की गई कि परवीन शाकिर साहिबा, जो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा हैं, उनके ऊपर मैं कुछ कहूँ, चूँकि उनकी आज 67th बर्थ एनिवर्सरी है। मैं परवीन शाकिर साहिबा को क्यों पसंद करती हूँ? जिस ज़माने में वो मंज़र आम पर आईं, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन वी वर नियरली डायपर्स व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट अवार्ड इन 1976। तो परवीन शाकिर साहिबा मेरे जैसे लोगों को क्यों पसंद हैं? उसकी वजह ये है कि मैं चूँकि 25 सालों से तकरीबन आर्ट कल्चर कवर करती आई हूँ, तो मैंने, ज़ाहिर है मैं मुशायरों में भी बहुत गई होंगी। तो मुशायरों में जो मैं सबसे ज़्यादा फ़र्क देखती हूँ परवीन शाकिर साहिबा में और बाकी लोगों में, जो ख़ातून हैं, जो शायरा हैं, वो ये कि परवीन शाकिर साहिबा की जो एलिगेंस है और जो डिसेंट है और जो प्रेजेंटेशन का जो उनका अंदाज़ है, वो मैं आजकल के बहुत सारे शायरों में नहीं देखती। और बहुत माज़रत के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि जब भी किसी मुशायरे में मैं आम तौर पे इन द रीसेंट पास्ट में गई हूँ, तो जो हमारी शायरा हैं, बहुत सारी, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, उनका जो अंदाज़ बयान होता है वो बहुत ग्रेसलेस होता है। स्टेज पर आना, चिल्ला चिल्ला कर शायरी पढ़ना, अगर ख़ासकर अगर वो लय में पढ़ रही हैं तो अ, अ, अपनी प्रेजेंस, अपने हाथों की जुम्बिश से और अपने स्टाइल से बहुत ज़्यादा उसको वाज़े करना, बार बार लोगों से, ऑडियंसेस से दाद मांगना और बार बार ये कहना कि अगर आप तालियां बजाएंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। और इसके अलावा भी जो पोइट्री कहने का अंदाज़ है, उसमें स्टाइल आगे रह जाता है, कंटेंट पीछे रह जाता है, भले ही वो अच्छी या मयारी शायरी कह रही हूँ। परवीन शाकिर साहिबा को मैंने ये देखा कि उनको ये सब, किसी भी आर्टिफिशियलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। नंबर वन, क्योंकि वो एक मयारी शायरा थी। उनके शेरों में इतना वज़न था कि उन्होंने अपने शेरों को ही अपनी नुमाइंदगी का मौका दिया। उनके हर पोइट्री वॉज हर रिप्रेजेंटेशन। जहाँ तक उनके लिबास पैरहन की बात है, वो जिस कायदे से, जिस ग्रेस के साथ स्टेज पर एंटर होती थी, जिस कायदे के साथ वो बैठती थी, और जब लोग उनकी शायरी को पसंद करते थे, उन्हें दाद देते थे, तो जिस ग्रेस और एलिगेंस के साथ वो सबको सलाम करते हुए आगे बढ़ जाती थी, वो उनका तरीक़ा मुझे बेइंतहा पसंद है। क्योंकि वो उनके ग्रेस को, उनके एलिगेंस को, उनके स्टैंडर्ड को, उनके बैकग्राउंड को और उनकी मयारी तरबियत को, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको, उसका भी रिप्रेजेंटेशन करता है। परवीन शाकिर साहिबा को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो लोगों से दाद मांगें या वो ये कहें कि आप तालियां बजाएंगे तो मुझे मुझे हौसला अफजाई होगी। उन्हें मालूम था कि मेरी मेरी शायरी इतनी बुलंद है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितने मैं हमारे सीनियर शायरों से बात करती हूँ, जो उस ज़माने में शायरी जो उस ज़माने से क्या, बहुत पहले से शायरी पढ़ते आए हैं, मुझे यही बताया गया है कि जो अदब की महफ़िलें होती हैं और मुशायरा उसमें ख़ास है, उसमें ये गलत बात मानी जाती है कि आप दाद मांग रहे हैं, आप तालियां बजाने के लिए कह रहे हैं। अदब की महफ़िल वो महफ़िल है जहाँ पर आप अपनी शायरी पढ़ते हैं तो लोग वाह वाह करते हैं, तालियां भी नहीं बजाते। जब आप एंटर करते हैं तब तालियां बजती हैं, और जब आप रुखसत होते हैं, जाते हैं वहाँ से, तब तालियां बजती हैं। तो मैंने भी उनकी गैदरिंग्स में यही देखा कि आज तक कभी भी ना कोई सीटी बजी है, ना कोई ऐसी बात हुई जिसे इंडिसेंट कहा जाए, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी का ग्रेस और उसका एलिगेंस ही ओवर पावर कर जाता था। जब महफिल में शरीफ लोग बैठे हों तो मनचले लोगों का कोई काम नहीं होता। तो ये एक ख़ास वजह है कि मुझे परवीन शाकिर साहिबा बेहद पसंद हैं। क्यों, अगर आप फिल्मी दुनिया में देखें तो हमारे यहाँ लता मंगेशकर साहिबा थी, लता, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, अनुराधा पौडवाल, जब ये गाने गाती थी स्टेज पर, तो
उनकी जो एक शरीफाना और एक ग्रेसफुल अंदाज होता था, वो आजकल आप बहुत कम देखने के को आपको मिलेगा कि इसमें इसमें परफॉर्मेंस पे ज़्यादा जोर होता है और गाने पे कम होता है। तो ये जो ग्रेस हम लोग खोते जा रहे हैं वो परवीन शाकिर साहिबा से हम सब लोगों को, ख़ास करके लड़कियों को, सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पोइट्री पर आपका स्टाइल हावी हो जाए, ये एक बात। और मैं परवीन शाकिर साहिबा के अंदर ये स्टैंडर्ड, ये मयार कहाँ से आया? दो चीज़ें हैं। एक तो ये खुद बहुत पढ़ी लिखी थी, और जितना मैं पढ़ा है, मैं उनके बारे में देखा है, वो पाकिस्तान की शायद सबसे ज़्यादा एजुकेटेड खातून थी। मतलब अगर मैं अदब के लिटरेचर की सिनेरियो की बात करूँ तो वो डबल अंडर ग्रेजुएट थी, डबल पोस्ट ग्रेजुएट थी, इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में और इंग्लिश लिटरेचर और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में। और उसके अलावा उन्होंने एक एमए किया था, दो एमए किए थे, जिसमें से एक बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में था और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में था, जो उन्होंने हार्वर्ड से किया था। इसके अलावा उन्होंने पीएचडी भी की थी। वो टीचर भी रही कुछ साल, और उन्होंने सीएसएस पीएचडी करने के बाद उन्होंने सीएसएस यानी कि सुपर, उस ज़माने में सीएसएस कहलाता था, जो कि सुपर सर्विसेज, सुपर सेंट्रल सुपर सर्विसेज कहलाता था, सीएसएस, जो उन्होंने पास किया। उसको पास करने के बाद वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मुलाजिम हो गई। इसके अलावा वो आपके पाकिस्तान रेडियो में मुशायरों में जाती रहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी डिबेटर थी। ये उनकी पढ़ाई की बात हो गई। अब फैमिली बैकग्राउंड पर आइए। फैमिली बैकग्राउंड में सुना, उनके नाना जो हैं उनको मशहूर और मारूफ शायरों से उन्होंने बचपन से ही उनको इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया था, उनका तारुफ कराना शुरू किया था। तो अगर आप बचपन से ही बहुत काबिल शायरों को पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी शुरू की शायरी में भी बहुत जो स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, जिस क्वालिटी की ज़रूरत होती है, वो होती है, और उनके में थी। इसके अलावा इनके फैमिली में ये वक़ार साहब हुए हैं, जो बहुत अदब की दुनिया में बहुत अच्छे शायर माने गए हैं। तो उनको बैकग्राउंड हमेशा से मिला, जो एजुकेशन का भी था और अदबी माहौल भी था। यही वजह से मैंने देखा है कि उनकी पर्सनालिटी में भी उतना ही वज़न था जितना उनकी शायरी में था। और लोग ये कहते हैं कि परवीन शाकिर साहिबा जो हैं वो मोहब्बत की और खुशबू की और नेचर की शायरा हैं। अ, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। जब मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो देखा कि इन्होंने मोहब्बत और खुशबू पर तो लिखा ही है। चूँकि अगर आप गौर करेंगे तो शराब और शबाब ऐसी चीज़ है जिस पर शायरी हमेशा ज़्यादा मशहूर हो जाती है, जबकि कहीं तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स पर गई होती है। पॉवर्टी पर, माइग्रेंट लेबर्स पर जैसे आज है, उस पर बहुत सारी शायरी हुई है। और हालात पर, कैपिटलिज्म पर, सोशलिज्म पर, और ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन पर, हुक्मरानों पर बहुत सारी पोइट्री हुई है, लेकिन मशहूर मशहूर मारूफ ज़्यादातर इस तरह की पोइट्री रही हैं। तो अगर उनकी खुशबू, जो उनकी पहली किताब थी, जो 1976 में आई, अगर वो ज़्यादा मशहूर हो गई, और कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा उनकी मशहूर किताब थी, और उनको पहली ही किताब में जो है आदमजी अवार्ड मिला, और उसके बाद उनकी दूसरी किताब में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, उससे उनको नवाजा गया। तो ये सिर्फ खुशबू और मोहब्बत की शायरा नहीं थी, लेकिन उनको मशहूर इसलिए हुए क्योंकि शायद पाकिस्तान के मंजर आम पर वो पहली ऐसी खातून थी जिसमें ये पाया गया कि एक औरत अपने दिल के जज्बात, चाहे वो मोहब्बत से मुताल्लिक़ हों, माँ से हों, वालिदैन से हों, शौहर से हों, उससे डिफरेंस से हो, अलहदगी यानी कि सेपरेशन से हों, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा, और दिल से इतना बोल्ड तरीक़े से लिखा, और उस बोल्ड तरीक़े को उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड ज़बान में पिरोया। यही वजह थी कि उनको पाकिस्तान का सबसे मयारी शायर माना जाता रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि फैज़ साहब के बाद वो उनको मयारी शायर मानते हैं। एक बार शायद जब उनकी पहली किताब जब आई, तो सुना है कि फैज़ साहब ने ये कहा था कि इतनी शायरी तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी नहीं की। तो जो पब्लिशर थे उन्होंने कहा ये तो बहुत लिखती हैं, और इनकी और भी किताबें आने वाली हैं। मैं जहाँ तक अभी बात हो रही थी कि उनको सिर्फ़ खुशबू और मोहब्बत की शायरा माना जाता है। किसी क्रिटिक ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कोई ख़ास बात नहीं है।
तो उन्होंने ये कहा, अगर ज़िंदगी से मोहब्बत करना जुर्म है तो मैं इस जुर्म का एतराफ़ करती हूँ। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। मैं मुझे कुछ इनकी अशार याद भी हैं और कुछ मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। असल में हैं इतने इनके कि आप क्या छोड़ दें और क्या पढ़ लें। तो एक जो मुझे बहुत उनकी पसंद आती है, एक एक गज़ल से मैं कुछ चंद अशार आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन चूँकि ये एक अदब का प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि इसको यहाँ पढ़ा जाना चाहिए। इन्होंने मोहब्बत की बातों को और मोहब्बत में जो इख्तलाफात यानी कि डिफरेंसेस होते हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से उसको यहाँ पर उतारा है। मुलाहिज़ा फरमाएं, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। ज़वाल यानी डाउनफॉल। जहाँ सवालों है, शायद जहाँ सवालों के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। इसके अलावा एक मुझे जो बेइंतहा पसंद है, अभी अभी माँ की जो बात हो रही थी, मैं वापस आती हूँ उसमें। उसमें एक उनकी मुझे इनका शेर बहुत पसंद है, जिसमें उन्होंने लिखा, तोहमत लगा के माँ पे जो, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मनों से दाद ले, दाद यानी कि एप्लॉज, तोहमत लगा के माँ, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मनों से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो ये अब कौन कहता है कि ये सिर्फ मोहब्बत की शायरा है। इसके अलावा कुछ एक बड़ी अच्छी उनकी पोइट्री है जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। मुलाज़ा फरमाए, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। मलाल यानी कि दुख, दुख, तकलीफ़, गिल्ट। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की। नेचर को किस तरह से उन्होंने अब्जॉर्ब किया है इसमें। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन जैद का, उस पे तेरा जमाल भी। जमाल माने खूबसूरती। और जो जो अमूमन बिलवड्स में और लवर्स में जो एक फीलिंग होती है, वो इन्होंने इतनी खूबसूरती से यहाँ बयान किया है। सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिशो माहो साल भी। यानी कि वो कुछ इस कदर देखते हैं कि मेरे सामने वो साल, महीना, वो वक्त पूरा रुक गया। तो वो ये देखिए, अगर आदमी इस ज़बान में किसी चीज़ को रैप करे तो पढ़ने वाला भी डिक्शनरी खोल के देखेगा कि उसके मायने क्या हैं। कितनी खूबसूरती से उन्होंने बात कही है कि सबसे नज़र बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिशो माहो साल भी। और इसी के साथ इन्होंने उसको फ़िलासफ़िकल और एक रूहानी अंदाज़ दिया है। ये दोनों अशार मुझे ख़ासकर पसंद हैं कि मेरी तलब था एक शख्स, तलब माने थर्स्ट, किसी को यर्निंग, किसी को अर्ज, किसी को पाने की। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। आप किसी के लिए जब दुआ मांगते हैं, वो शख्स आपको नहीं मिलता, पूजा करते हैं खुदा से, भगवान से मांगते हैं, तो अगर वो नहीं मिलता है तो आप दुआ में आपने हाथ तो उठाए हैं, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछें, क्या सवाल करें। फिर और आखिरी है इसमें, ये इस शेर में ये बता रही हैं कि रूह की और जिस्म की ज़रूरत अलग अलग होती है। सुनिए, मुलाहिज़ा फरमाएं इसको। उसके बाजुओं में और उसी को सोचते रहे, उसके बाजुओं में और उसी को सोचते रहे, जिस्म की ख्वाहिशों में थे रूह के और जाल भी। इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी और यही वजह है, मुझे लगता है, कि वो मंज़र-ए-आम पर इतनी मशहूर हुई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको
मैं आपको बता दूं कि 2013, ज़ाहिर है उनकी मौत के काफ़ी दिनों के बाद, उनकी मौत हुई 1994 में 26 दिसंबर को, एक महीने के बाद ही तकरीबन उनका डेथ एनिवर्सरी होगी। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 67, जैसे मैंने आपसे बयान किया। वो 1952 में पैदा हुए और 1994 में सिर्फ 42 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। और जितना मैं जान पाई हूँ, उनकी मौत हुई है एक कार एक्सीडेंट में। उनकी कार का शायद बस या ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो गई और पूरे पाकिस्तान में हंगामा हो गया। और फिर 2013 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके नाम का एक पोस्टेज स्टैम्प भी शाया किया, जो कि 10 रुपये का था। खैर, इनकी 42 साल ज़िंदगी में इतनी सारी किताबें आ गईं। मेरे ख़्याल से 5 या 6 किताबें उनकी आईं, जिसमें सबसे पहली किताब थी 1976 में, जो खुशबू के नाम से आई, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। और फिर उनकी किताब आई जिसे एक माहे कलाम नहीं, ख़ुद कलामी एक किताब आई, जिसका मतलब है कि ख़ुद से कलाम करना, अपने आप से बात करना। एक किताब आई इनकी रिफ्यूज़ल यानी कि इनकार। एक किताब आई इनकी माहे तमाम, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सारी उनकी पोइट्रीज़ का कलेक्शन है। और उनका प्रोज़ आया जिसको कहते हैं गोशाए चश्म, ये भी शायद उनके फौत होने के बाद ही, उनकी मौत के बाद आया। पोस्टह्यूमसली ये किताब आई और इसमें भी कंपाइलेशन है उनकी सारी पोइट्रीज़ का, जो सेलेक्ट उनकी पोइट्री हैं वो आया। उनके बारे में बहुत ज़्यादा उनके शौहर से इख्तलाफात की बातें सुनी जाती हैं और ज़्यादातर शौहर से अलग होने के बाद जो उन्होंने पोइट्री लिखी है वो ही दर्द में डूबी हुई हैं। और इसमें बहुत सारे इसमें बहुत ज़्यादा उनके मशहूर हुए शेर, उसमें से एक मैं पढ़ देती हूँ। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेज़ा रेज़ा, रेज़ा रेज़ा यानी कि टूट के एकदम चूर चूर धूल की तरह हो जाना, धूल को कहते हैं। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेज़ा रेज़ा, इस तरह टूट के न बिखरे कोई। और कहते ये हैं कि पता नहीं इस बात का इतना ज़्यादा कि शौहर से इख्तलाफात की वजह घर के झगड़े थे, सास ननद का ऐसा कुछ था उस फैमिली में, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। और शायद कॉलेज के ज़माने में उनको किसी से मोहब्बत हुई और उस मोहब्बत में वो नाकाम हो गई। और फिर उनके माँ बाप ने, उनके वालिदैन ने उनकी शादी कर दी। उनके शौहर डॉक्टर सैयद नसीर अली साहब थे। शुरू के अपने शादी के वक्त में वो काफ़ी खुश रहीं। उनको एक औलाद भी हुई, उनका बेटा सैयद मुराद अली। और लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद ही उन्हें अलग होना पड़ा, उनको डिवोर्स लेना पड़ा। और उस वक्त की बहुत सारी शायरी इनकी मशहूर है। मैं जितना समझती हूँ, चाहे वो मोहब्बत की नाकामी हो या शौहर से अलहदगी की हो, उन्होंने कुछ अशार ऐसे लिखे हैं जो आपको भी पसंद आएंगे। मुझे बेइंतहा इंस्पायर किया ख़ासकर इसने, कि उन्होंने किसी के बारे में ऐसे लिखा कि वो अपनी ज़ात में कुल कायनात था। यानी अपनी ज़ात में मतलब अपनी पूरी पर्सनालिटी में एक पूरा वर्ल्ड था, कायनात मतलब वर्ल्ड, दुनिया। वो अपनी ज़ात में कुल कायनात था, दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। इसी से इंस्पायर होकर बहुत पहले मैंने 2 लाइनें लिखी थी। शेर तो क्या ही कहूँगी, मैं शेर नहीं कहती, अभी उस काबिल नहीं हूँ। फरेब का एक मुजस्सम था वो, फरेब का एक मुजस्सम था वो, इसीलिए इतना दिलकश था वो। तो इस तरह से वो मुझे इंस्पायर करती रहती हैं। एक और इनकी बड़ा अच्छा उनका शेर है, मैंने हाथों को ही पतवार बनाया वरना, मैंने हाथों को ही पतवार बनाया अपना, एक टूटी हुई कश्ती मेरे किस काम की थी। इसके अलावा उनके बारे में जो ये चीज़ें कही जाती हैं कि वो बहुत कम गो थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी किसी से, और ज़्यादातर वक्त अपना पढ़ने में और लिखने में बिता देती थी। और ऑफ़िस की प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, वर्किंग वुमेन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, माँ के और वालिदैन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और इसके अलावा जब उनकी किताबें आईं तो उनको हाथों हाथ पाकिस्तान में लिया गया। और हिंदुस्तान के अंदर 2011 में क़य्यूमी साहब थे एक, जिन्होंने अंग्रेज़ी में इनकी किताब को ट्रांसलेशन किया 2011 में। और फिर 2019 में नाइमा रशीद साहिबा ने अंग्रेज़ी में फिर से इनकी किताब को
ट्रांसलेट किया है। तो हमारे यहाँ भी अब ये किताबें अवेलेबल हैं। और एक और साहब का मैं नाम लेना चाहती हूँ, प्रकाश पंडित साहिब। उन्होंने इन सारे लोगों की शायरी को, जो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ लोग रहे हैं, इसको हिंदी में हमारे यहाँ प्रकाशित किया, और इस वजह से हिंदुस्तान के लोग इतना कुछ उनको जान पाए। तो वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं रहीं, हमारे हिंदुस्तान की भी रहीं, क्योंकि उनके फैमिली तो ज़ाहिर है पटना से थी, और उसके बाद वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। मैं जाते जाते क्या कहूँ, मैं आपसे इम्प्रॉम्प्टू बोल रही हूँ आपसे, लेकिन मेरा ये बहुत मुश्किल है कि 15 मिनट में उनकी इतनी ज़रख़ेज़ ज़िंदगी को जो है समेट दिया जाए। उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है, लेकिन बहरहाल